तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लो टनल में किसान कैसे करें सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार। आम के बागानों को मिली बग कीट से बचाने के लिए जरूरी सलाह। प्रदेश में इन दिनों ठंड धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में पौध तैयार करने पर एक तो बीजों का अंकुरण देरी से होता है, वहीं दूसरी ओर अधिक ठंड के चलते पौधे मर जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप पौध लो टनल में तैयार करते हैं तो स्वस्थ और अच्छी पौध मिलेगी। तो आप लो टनल में पौध कैसे तैयार करें, आइए इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। लो टनल अगर हम बात करें तो छोटा मतलब प्लास्टिक का घर, मतलब पोली का मतलब प्लास्टिक होता है। तो लो टनल मुख्यतः क्या है, जब कोई भी खेती हम करते हैं किसान भाइयों तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है बीज या पौधा, ठीक है ना, और दूसरा होता है इकोनॉमिकल क्रॉप मैनेजमेंट का है। इकोनॉमिकल मतलब क्रॉप को मिट्टी तैयार करना, पौधा लगाना, पानी देना, खाद देना, बीमारी से मैनेज करना, ये मुख्यतः करते हैं। लेकिन तीसरा चीज़ होता है माइक्रो क्लाइमेट, जो प्लांट को वातावरण मिल रहा है, तो उसमें मुख्यतः तापमान आ जाता है, हवा का तापमान, सॉइल का तापमान, आर्द्रता, नमी कितनी है हवा में, CO2 कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, फिर लाइट, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, और प्रकाश का क्वालिटी क्या है, ये मुख्यतः आता है। खुले खेत में इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मुख्यतः अगर बात करें तो लो टनल जो होता है, कोई भी लो टनल हो या पोली हाउस हो, लो प्लास्टिक टनल ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रुपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। ये फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। ये तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। जब टेम्परेचर 20 से ज़्यादा हो, जब 20 से तापमान कम हो, खासकर 10 से ज़्यादा, 10 से तापमान कम हो, तो इसका मतलब मुख्यतः आपको ध्यान देना कि शाम में तो बहुत जरूरी है, सूर्यास्त के बाद प्लास्टिक से आप कवर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं और अच्छा करना तो पहले इंसेक्ट नेट प्रूफ परमानेंट लगा दीजिए और प्लास्टिक को ढकिए। मतलब कहने का मतलब है कि दिन के टाइम में प्लास्टिक की बहुत जरूरत नहीं है, शाम इवनिंग होते होते, सूर्यास्त होते होते आप प्लास्टिक से कवर कर दीजिए और अगले दिन सुबह फिर उस प्लास्टिक को आप हटा के मौसम को अंदर में, जैसे बताया इंसेक्ट नेट रहने से इंसेक्ट से बचाएगा, और फिर प्लास्टिक रहने से अंदर का तापमान, जैसे जाड़े में बताएं खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज का पौधा तैयार करके खुले खेत में भी आप, अगर ड्रिप है, मल्चिंग का फैसिलिटी, ड्रिप नहीं भी है तो कन्वेंशनल जैसे खेती कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो
पाला पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है, उससे बचा के आप स्वस्थ पौधा तैयार करके, एक बार पौधा स्वस्थ होगा तो आपका फसल भी स्वस्थ होगा। तो जाड़े में मुख्यतः इसका यही काफी फायदा है। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से उठी हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती है। इसके बाद क्यारियों के माध्यम से एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास की पाइपों को मोड़कर हुक्स या घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रखनी चाहिए। तो जिस तरह का क्रॉप है उसके हिसाब से करते हैं। अब उसमें कोई भी टनल बनाते हैं, या लो टनल या हाई टनल, मुख्यतः आप देखें तो 3 चीजें होती है। एक होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आप पाइप से बनाएं, बांस से बनाएं, सरिया से बनाएं, जिस चीज से घर बनाना है मुख्यतः। और उसके बाद उसको क्लैडिंग मटेरियल जिससे ढकते हैं। अब ढकने के लिए अलग अलग मटेरियल आता है। प्लास्टिक का मटेरियल आता है जिसको पोली, अगर प्लास्टिक से आप कवर करेंगे तो पोली हाउस है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब, अगर संक्षिप्त में बताएं, कि अंदर का तापमान खुले की तुलना में हमेशा सालों भर ज्यादा होगा। आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल के प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीकी से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार में भाव अधिक रहता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसका उपयोग करके सालों भर हम प्रकाश मतलब पौधा तैयार कर सकते हैं। आप जमीन में पौधा तैयार कीजिए, या जमीन मतलब मिट्टी में तैयार कीजिए, या पोर्ट्रे में कीजिए जिसमें अलग अलग ग्रोइंग मीडिया लेके। तो एक तो है कि आप सालों भर मुख्यतः हम लोग बोलते हैं सब्जी का। उसके अलावा जैसे बताया ना कि मौसम से बचाता है, तो एक तो स्वस्थ पौधा तैयार कर सकते हैं, और इसका उपयोग करके टनल, लो टनल का उपयोग करके आप चाहे तो सालों भर, जैसे कुकुरबिटस क्रॉप है तो आपको कुछ दिन के लिए ठंड से बचाना है तो प्लास्टिक का उसके कवर कर देंगे। तो पॉली हाउस, लो टनल भी पॉली हाउस की तरह प्लास्टिक से कवर करते हैं, दैट इज पॉली हाउस। तो क्या होता है, लो टेम्परेचर से बचाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे। मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी। खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज। जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी। आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली। मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा। बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आम के बागानों में बौर और फलन के समय मिलीबग कीट का प्रकोप अधिक होता है, जो कि बौर और फलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और उस समय इन कीटों पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। इसलिए यह कीट फल वृक्षों पर चढ़े ही नहीं। इसके लिए जरूरी है कि अभी से इनके नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय अपनाए जाएं, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ।
किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आम में गुजिया कीट का प्रकोप हो जाता है, जिसे मिलीबग बोलते हैं। ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, इसको किस प्रकार से हम नियंत्रण करें कि हमारे लिए और जो फलत आ रही है उसको नुकसान को रोक सकें और अपने लिए फ़ायदा हम कर सकें। इस कीट को अगर आप देखते हैं अधिकतर तो दिसंबर के महीने में आपको पौधे की जड़ों के पास दिखाई पड़ता है। जैसे आपको दिखाई पड़ता है और इसका अधिक भयंकर प्रकोप जो आप देखते हैं, आप जा कर के पेड़ जब आपका पौध की फलत आती है आम के पेड़ में या किसी उसमें फलत आती है जाकर अप्रैल मई में, तो उसको उसमें जाकर के आपको दिखलाई पड़ते हैं। उसमें सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है। अगर इसको अगर आप मसलते हैं तो इसे पीला पीला रंग इसमें निकल आता है। किसान भाइयों, यह कीट जब पेड़ पर चढ़ जाता है तो भारी नुकसान करता है और इस समय कोई भी दवा ठीक से काम नहीं करती है और छिड़काव करने में कई मुश्किलें भी आती हैं और खर्चा भी बढ़ जाता है। इसलिए अच्छा यही होता है कि पहले से ही इसके नियंत्रण का उपाय कर लिए जाए। ये हमारे जितने कोमल पत्ते हैं उनको और कोमल टहनियों को खाते हैं और साथ में वो जो हल्के जो बौर होती है उसको भी खा के ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पूरा एक सफ़ेद सब पूरा जाल बन जाता है पूरा, और वहाँ पे तो किसी प्रकार का रस चूस करके उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे किसी प्रकार का उसे फल या उसमें नहीं बनता है और ना भोजन बनता, पत्तियाँ भी हो जाती भोजन और सूख करके वहाँ पर सूख जाता है और सूख के टूट के बाद वो गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी फलत को बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। यदि हम इसको कंट्रोल करना, हमें इसको नियंत्रण करना है तो नियंत्रण करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपना जो बाग है उसके आसपास जितना मेड़ है या घास फूस है इसको जरूर निराई जरूर कर दें। वहाँ पे उसकी निराई ट्रैक्टर जोत दें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसके अंडे बच्चे सब वही बने रहते हैं। तो इनके अंडे जो होते हैं और अंडे जो है आपको बाद में जैसे पीपा से निकलते हैं और निकल करके वो धीरे जो है पौधे के उसमें चले जाते हैं, वहाँ पर जा करके वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो पहले ये कि हमें खरपतवार जितने भी हैं अपने पास आसपास हैं उनको हमें सही करना होगा, खरपतवार को नष्ट करना होगा। खरपतवार नष्ट कर देंगे तो इसके बाद जब दिसंबर के महीने में हम जिस पौधे पे तो पौधों के आसपास जो है हम 250 ग्राम आपको जो आती है दवा, मेरा ध्यान ले लीजिए आप, या फॉइडल धूल ले लीजिए आप, तो उसको 250 ग्राम एक पौधे में आप इसको मिला करके उसको 250 ग्राम प्रति पौधा उसको मिट्टी मिला करके और उसको आसपास उसको मिट्टी मिला करके उसको कर देते हैं, तो जिससे जो आसपास के जो कीड़े जो अंडे होते हैं वो आपको वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। या ये नहीं कर सकते हैं तो आप जो टहनी है जो तना है नीचे से, वो नीचे से तना से जो है नीचे तना को जो तना बना देते हैं तो उसके ऊपर बारू कर देते हैं और उसमें 50 mm की जो है वहाँ पे एक अल्काथीन या प्लास्टिक होती है उसको आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अगर इसी सपोज की इस पे आ रही है तो यहाँ पे लेके इसको पूरा बना करके और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा जो इसको पॉलीथीन को अगर आप इसको यहाँ पे इसको चढ़ा देंगे और इसमें ग्लिसरीन चारों तरफ से लगा देंगे तो उससे फायदा उससे ये होगा कि जो अंडिस के जो जीवन प्राण जो है कीड़े जो वो उसको चढ़ रहे होंगे जो चढ़ेंगे तो वहाँ पर वो ये तो बालूम गिर जाएंगे और या उसमें जाकर उसमें चिपक जाएंगे और चिपकते और नीचे जो आपकी धूल पड़ी हुई है फॉइडल धूल उसमें आकर के वो आपके खत्म हो जाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इस मौसम में अक्सर बकरियों में पीपीआर रोग होने का खतरा बना रहता है, जिसकी चपेट में आने के कारण बकरी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान बकरियों को पीपीआर रोग से कैसे बचाएं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जियाउल हुदा। पीपीआर पेस्टिडम पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। बकरियों की घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है, इसीलिए बकरियों में इससे अधिक मृत्यु होती है। इस बीमारी को बकरियों की महामारी या प्लेग भी कहते हैं। यह रोग विशेषकर कम उम्र की बकरियों में अधिक होता है। इस बीमारी के आने पर भारी नुकसान होता है। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि पीपीआर वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है, भेड़ों में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा, जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है, और जो मरने की दर है बकरियों में, वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा बकरियों में उदासी, छींक और आँख नाक से तरल श्राव निकलता है। मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। यह बीमारी होते ही बकरी की 6 से 8 दिनों में मौत हो जाती है। हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों को सावधानी पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो इसके प्रभाव को, मृत्यु दर को वो कम कर सकते हैं। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है, और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं। बीमार बकरी को चराने के लिए नहीं ले जाएं। इस बीमारी का लक्षण दिखाई देते ही अच्छे पशु डॉक्टर से इलाज करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है, तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो बकरियां 3 साल तक पीपीआर बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षित हो जाएंगी। कि बकरियां और बकरी के बच्चे 3 महीने से ऊपर के हों, उसको 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़े के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। अब बात हो गई
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शाहपुर, जिला रायसेन के अक्षय लाल ने। आपने सब्जी की फसलों में सूत्रकृमि की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सूत्रकृमि मुख्यतः कददू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है जो बहुत छोटा होता है। सामान्यतः हमारे पेट में भी पाया जाता है केचुआ, वो भी एक सूत्रकृमि होता है। लेकिन पौधों में जो सूत्रकृमि पाया जाता है उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन यह छोटा सा जंतु भी काफ़ी ज़्यादा हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है और उसके मुंह में भाले के आकार का एक अंग बना होता है जिससे वो पौधों के जड़ों को छेद करता है। और ये छेद करने के बाद उस पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से सारा द्रव चूस लेता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और इसकी वजह से पौधों में जड़ गांठ या जड़ में गलन, जलन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी बहुत तरह का होता है, लेकिन यह जड़गांठ सूत्रकृमि होता क्या है कि इसकी जो मादा होती है वो जड़ के अंदर जाके बैठ जाती है और पूरे जड़ को एक ही जगह बैठ के खाती रहती है। और एक मादा कम से कम 400 से 500 अंडे देती है और यह मिट्टी में पड़ी रहती है। और जब आप दूसरी फसल को आप लगाने जाते हैं तो उस फसल पर भी इसके बच्चे आक्रमण कर देते हैं और अंदर जाके उसको खाने लगते हैं। तो मान लीजिए कि जहां आपने बिछड़ा लगाया है वो मिट्टी अगर संक्रमित है सूत्रकृमि से, तो वो वहां से अपने आप आ जाएगी। और या फिर आप जहां पे आप लगाने जा रहे हैं और वह मिट्टी संक्रमित है तो उससे भी यह उसके जड़ों के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि जहाँ भी आप लगाने जा रहे हैं या जहाँ भी आप बिछड़ा ला रहे हैं उस मिट्टी की आप जांच कर लें। और मिट्टी में जो सूत्रकृमि की संख्या है, सूत्रकृमि की संख्या जो आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि की संख्या है वो संख्या 2 निमेटोड 2 सूत्रकृमि पर ग्राम सॉइल से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें उपाय करने की ज़रूरत है। सब्जियों में सूत्रकृमि के कारगर नियंत्रण के लिए सबसे पहले इनकी पहचान, रोगजनक रोग के लक्षण आदि का पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे इसकी रोकथाम करने के विभिन्न उपाय अपनाने में आसानी हो सके। और वर्तमान में बढ़ते हुए रासायनिक तत्वों के प्रयोग के कारण भूमि, जल, पर्यावरण, खाद्य पदार्थों के खराब होने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए समन्वित रोग प्रबंधन का तरीका अपनाना चाहिए। तो इसके उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पौधशाला को अच्छे से मिट्टी में नीम की खल्ली 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलाएं और उसमें आप फॉर्मेलिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप 30 मिलीलीटर
फॉर्मेलिन प्रति लीटर पानी में मिला के और मिट्टी को मिला के और उसमें आप पॉलीथीन से ढक के कम से कम 1 सप्ताह आप उसको ढक के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उससे अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और ये फॉर्मेलिन भी उसको सूत्रकृमि को मार देता है, जिसके कारण आप जब उसमें बीज लगाने जाते हैं तो आपकी बीज संक्रमित नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है कि जब आप पॉलीथीन हटाते हैं 1 सप्ताह के बाद तो उसे 3 से 4 दिन मिट्टी को खूब अच्छे से हल्के कर दें, ताकि उसमें से फॉर्मेलिन का जो विषैला पदार्थ है वो निकल जाए और उसमें आप फिर बीज लगाएं। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रसायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप खाली खेत में लगाते हैं तो बिछड़ा को आप नीम के घोल में बिछड़ा को डुबो के और तब लगाएं। और खड़ी खेतों में अगर आपको लगता है कि इसमें जड़ गांठ की समस्या आ रही है, 1-2 पौधा में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाजार में फुराडॉन के नाम से आता है। उसमें प्रति पेड़ आप 1 चम्मच छोटी चम्मच से अंदाज से उसके चारों ओर, बिछड़ा के चारों ओर थाला बना के डाल सकते हैं और थाला बना के